May I come in, sir? Yes. Please sit down. Thank you, sir. प्रणाम सर। आशुतोष जी, जी पीएचडी है सर। आपका विषय क्या था? सर मेरा विषय पुरातत्व था सर, पीएचडी। पुरातत्व। जी पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की कब स्थापना हुई थी? सर पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है वो मूल रूप से अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा 1800 सर थोड़ा ओके, डेट नहीं याद है, डोंट वरी। हिस्ट्री आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा हुआ है। जी। तो आजकल हाल के दिनों में शिक्षा मंत्री को मैंने सुना था कि वो इतिहास के पुनर्लेखन की बात कर रहे थे। जी सर। क्या जरूरी है? सर हमेशा किसी भी सब्जेक्ट में सर, इतिहास के साथ साथ और भी विषयों में जो नए ज्ञान के काम हो रहे हैं और नई नई चीज़ें जुड़ रही हैं, उस लिहाज से भी ये ठीक है। और कई बार क्या होता है कि सर बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं अध्ययन के दौरान, तो अगर हम देखते हैं कि किसी नए आर्काइव्स में या किसी नए सोर्स से अगर उनके बारे में पता चलता है तो उन्हें भी हमें इतिहास में शामिल करना चाहिए। तो इस लिहाज से सर ये ठीक। और जैसे कहा जा रहा है कि इतिहास में अभी कल्चर, जो भारतीय कल्चर है, उसकी बहुत सारी बातों को अभी स्थान नहीं दिया जा सका है, क्या ये सत्य है? हाँ सर, अगर हम देखें जैसे वर्नाकुलर लैंग्वेज जो हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि असम में अहोम का जो इतिहास है या और भी बहुत सारे छोटे साम्राज्य हैं, अगर उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में अभी थोड़ी कम है, तो अगर नए तथ्य आ रहे हैं तो हमें उन्हें शामिल कर लेना चाहिए। क्या मध्यकालीन भारत को अब कल्चर से हटा देना चाहिए, इंडियन कल्चर से, जैसे पाकिस्तान ने प्राचीन भारत को अपने कल्चर से ओमिट कर दिया? नहीं सर, मध्यकाल का जो हमारा इतिहास है वो बहुत ही समृद्ध इतिहास है, तो हमें उसे हटाना नहीं चाहिए। हमारी विरासत का हिस्सा है सर वो। उत्तर प्रदेश के एक व्यक्तित्व रहे हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, तो इनका कुछ योगदान आप बता सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम में? सर राम मनोहर लोहिया जी जो थे वो 1942 के आंदोलन के दौरान इन्होंने और इनके साथ अच्युत पटवर्धन और छोटू भाई पुराणी और सॉरी 2 महिला सर हैं, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, वो लोग मिल के जो है रेडियो कांग्रेस की स्थापना ये लोग किए थे। और आंदोलन के दौरान जो है ये लोग जो हमारे श्रेणीवन के नेता थे संगठन के कांग्रेस के, तो उनकी गिरफ्तारी के बाद इन लोगों ने आंदोलन को एक दिशा प्रदान की थी। इन्होंने कांग्रेस के विरोध में कौन से पार्टी की स्थापना की थी? सर मैं गेस करूं? हाँ सर शायद सोशलिस्ट पार्टी थी। सोशलिस्ट पार्टी तो बहुत सारे हुए, चलिए कोई नहीं। अच्छा, आप गाजीपुर से बिलोंग करते हैं, आई थिंक, जहां तक आप इसमें लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट आपका होम डिस्ट्रिक्ट होगा। तो जो बलिया क्षेत्र है वहां पर कुछ स्वतंत्रता सेनानी बड़े महत्वपूर्ण हुए, बलिया क्षेत्र, वो कौन सा? सर 1942 के आंदोलन के दौरान जो है वहां पे समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी, जिसमें चित्तू पांडे, जिन्हें हम शेरे बलिया कहते हैं, उनके द्वारा वहां पे सरकार की स्थापना की गई थी। और जिला अधिकारी का जो कार्य था उन्होंने स्वयं ले लिया और वहां पे उस समय के लिए जो है एक स्वतंत्र सरकार की स्थापना की थी। और अपने हिसाब से एक और गाजीपुर बलिया रीजन से एक और स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सर एक मेरे जिले से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे आत्माराम पांडे, वो भी सर 1942 के आंदोलन में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था और वो आज़ादी के बाद भी जीवित थे और इंदिरा गांधी का उनसे विशेष लगाव था। 1857 के रिवोल्ट में सर मंगल पांडे जी थे, क्रांति के दौरान। अच्छा, 1857 का विद्रोह था या रिवॉल्यूशन था? सर इस पे विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत हैं। तो हम देखते हैं कि शुरू तो ये सैनिकों के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन जो जन भागीदारी थी वो धीरे धीरे बढ़ गई थी और ये व्यापक क्षेत्र को भी सर कवर कर रहा था, इसलिए हम इसे स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संघर्ष क्या ऑफिशियली सरकार के द्वारा स्वीकार किया गया? सर सरकार, आई थिंक कि सरकार के द्वारा सर इसे स्वतंत्रता संघर्ष स्वीकार नहीं किया गया, विद्वानों का सर। लेकिन एक साल पहले भारत सरकार ने एक और इसी तरह से मूवमेंट था, उसको कहा कि यह भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष है। उस मूवमेंट को रिकॉल कर गए? सर वो उड़ीसा में पाइका विद्रोह था, बक्सी जगबंधु नाम था उन नेता का, और उन्होंने कर के विरोध में जो है अंग्रेजों से लोहा लिया था। यही ठीक। अच्छा, सबसे जो आपका हिस्ट्री है ऑप्शनल, जी सर, में आपका सबसे मजबूत पक्ष क्या है? एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न? सर प्राचीन थी। प्राचीन थी जी। हड़प्पा का जो कल्चर है, हड़प्पा का कल्चर का ये 2 विशेषता होता है।
सर सबसे पहले तो ये एशिया की पहली नगरीकृत सभ्यता है हड़प्पा। और दूसरी विशेषता सर ये है कि अ, यहाँ पे जो जल संरक्षण की व्यवस्था हम देखते हैं वो बेहद ही महत्वपूर्ण है सर। जैसे धौलावीरा में जो जल संरक्षण का प्रयास हम देखते हैं वो बहुत बेहद ही सराहनीय प्रयास है सर। वैसी व्यवस्था उसमें किसी जगह थी, किसी अन्य जगह पर विश्व में थी जो हड़प्पा में उस दौर में थी वैसी व्यवस्था? नगरीय प्रथा सर, नगरीय प्रथा या जल का जो संरक्षण था उसके बारे में जो कहा, वैसी व्यवस्था विश्व में कहीं और दिखाई पड़ती थी क्या हड़प्पा के अलावा? अभी तो जो अच्छा, यूपी की आबादी कितनी है? सर 2011 के जनगणना के अनुसार 19 करोड़ के आसपास थी। अभी सर कुछ बढ़ के 24 या 25 करोड़। अच्छा, 10 साल पे ही क्यों होता है जनगणना क्यों करते हैं 10 साल पे क्यों, 5 साल पे क्यों, या प्रत्येक वर्ष क्यों? सर जो जनगणना का काम है वो बहुत ही लंबा और पेचीदा होता है, तो और इसमें बहुत सारी नई चीजें जुड़ती हैं। जैसे बहुत सारे लोगों की मृत्यु और नए जन्म हो रहे होते हैं, तो अगर हम साल दर साल अगर इसको कर रहे होते हैं तो बहुत सारे आंकड़े छूट सकते हैं। तो एक लंबा गैप जो होता है उसमें बहुत सारा महत्वपूर्ण डेटा जो है हम जोड़ पाते हैं इसके माध्यम से। चलिए मान लिया जाए आपका चयन हो गया, आप अपने ऑफिस में पोस्टिंग आपकी हुई, आप काम कर रहे हैं, आपको पता चलता है कि आपके मतलब डिस्ट्रिक्ट से या आपके ब्लॉक से कुछ लोगों का नाम छूट गया, कैसे जोड़ेंगे उसको? सर हम उसके लिए एक काम कर सकते हैं कि एक ऑनलाइन व्यवस्था उसी के पैरेलल जो है हम शुरू कर सकते हैं, जिसमें हम उन्हें ये सुविधा दे दें कि जो लोग छूट रहे हैं वो अपनी जानकारी जो है वहाँ पे शेयर कर पाएं। तो जो वहाँ पे स्थानीय संगणक होंगे हम उन्हें फिर से भेज सकते हैं या तो फिर उनके ऑनलाइन डेटा को लेके फिर से हम फीड कर सकते हैं। एक सवाल इसी में है कि मान लिया जब आपको पता चलता है कि कम से कम 300-400 ऐसे लोग जो फेक फर्जी नाम चलवा दें, इसको कैसे हटाएंगे? सर जो फर्जी नाम होंगे हम एक बार तो जो उनके स्थानीय जो संगणक हैं जनगणना कर रहे हैं उनसे ये वेरीफाई करवाएंगे कि क्या ये नाम सच में फर्जी हैं या ऐसा देश बस किया गया है। तो और अगर गलत पाए जाते हैं तो हम ये देखेंगे कि वो कहाँ मतलब स्थापित हैं। अब जैसे हो सकता है कि वो किसी और क्षेत्र में उनकी गणना हो चुकी हो, तो हम उनके डेटा का मिलान करके वहां से उसको शुद्ध करेंगे। आजकल साइबर क्राइम का बहुत चर्चा में आता है। यूपी का कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो साइबर क्राइम के लिए बहुत पॉपुलर रहा? बहुत ज्यादा साइबर क्राइम होता है सर। ये है क्या साइबर क्राइम? कैसे डिफाइन करेंगे इसको साइबर क्राइम? सर जो कंप्यूटर प्रणाली हमारी है जिसपे हम काम करते हैं आजकल, सारी चीजें ऑनलाइन चल रही हैं, तो उस पे जो है मल फंक्शनिंग, मलवेयर और विभिन्न तरह के जो वायरस हैं उनको छोड़ना और फाइल को करप्ट करना जो है, ये सारी चीजें आएंगी। और उसमें जैसे कई प्रकार हैं, जैसे स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग और साइबर थ्रेफ्ट। किसी के अकाउंट से पैसा उड़ाना साइबर क्राइम है? हाँ किसी के अकाउंट से पैसा? जी, साइबर क्राइम की कैटेगरी। एक टेक्निकल टर्म है इथिकल हैकिंग, तो इथिकल हैकिंग साइबर क्राइम है क्या? हाँ सर, एथिकल हैकिंग भी उसमें नहीं, इथिकल हैकिंग चलिए हैकिंग साइबर क्राइम है, उसी के उल्टा है इथिकल हैकिंग साइबर क्राइम नहीं, ठीक है। यूपी में महिलाओं के लिए सरकार के द्वारा अभी क्या क्या किया जा रहा है? सर एक योजना है हमारे यहाँ, सुमंगला कन्या सुमंगला योजना। तो उसमें जन्म से लेकर और विवाह के उम्र तक जो है बच्चियों को विशेषकर स्टेप बाय स्टेप जो है उनको धन प्रोवाइड कराया जा रहा है, ताकि उनकी शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके और विवाह के उम्र तक उनके पास एक इतना पर्याप्त धन हो माता पिता के पास कि उन्हें अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत न। यूपी के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी। अभी तुर्की, यहाँ से तुर्की कुछ गए थे भारत से लोग, एनडीआरएफ की टीम गई थी, क्यों गई थी तुर्की? सर तुर्की में अभी जो है भूकंप आया था फिलहाल, तो वहाँ पे राहत और बचाव कार्य के लिए हमारे यहाँ से एक मिशन गया हुआ था, जिसे हम ऑपरेशन दोस्त के नाम से जान रहे हैं। तो वहाँ पे जो बचाव कार्य के लिए और लोगों के रिहेबिलिटेशन के लिए भेजा गया था। हम लोग नाम रखा ऑपरेशन दोस्त, है तो दुश्मन हमारा तुर्की हर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे भारत का खुल के विरोध करता है, जो इंडिया की पॉलिसी उसके खिलाफ बोलता है, तो दोस्त कहाँ से, ऑपरेशन दोस्त क्यों नाम रखा गया? सर जो भारत देश है उसकी जो विदेश नीति है वो हमेशा मानव कल्याण और लोगों की भलाई से जुड़ी हुई है, और इस तरह के जो कार्य हैं वो भारत को क्षेत्रीय शक्ति से उठकर एक महाशक्ति बनने में भी मदद करेंगे। और अगर हम ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं जो हमारे प्रति गलत अप्रोच भी रखते हैं, और अगर हम उनकी संकट के समय में मदद करते हैं तो हमें उनका नजरिया बदलने में काफी सहूलियत होगी। देश की मदद कर रहे हैं और वहाँ के लोगों की मदद कर रहे हैं? सर लोगों की मदद के माध्यम से हम देश की भी मदद कर रहे हैं और लोगों की भी मदद कर रहे हैं। गाजीपुर का नाम गाजीपुर क्यों पड़ा था?
सर एक ऋषि थे जमदग्नि, उनके पिताजी थे राजा गधी, तो राजा गधी के नाम पर गजरापतिपुरा हुआ, फिर वो अपभ्रंश होके गधीपुरा हुआ, और मध्यकाल में जो है गाजी मलिक यानी गयासुद्दीन तुगलक द्वारा उसका नाम गाजीपुर कर दिया। आजकल के इंडिया में नया ट्रेंड हम देख रहे हैं कि जो पहले पुराने नाम है उसको बदला जा रहा है, तो इसमें आपकी क्या राय है कि नाम बदलना चाहिए या नाम नहीं बदलना चाहिए, क्या आपकी राय है? सर जो नाम बदलने वाली बात है, ये मुझे लगता है कि लोगों की भावनाओं का अगर इसमें ख्याल रखा जाए और उससे कुछ लाभ होता है प्रशासन में या किसी सुविधा प्रदान करने में, तो नाम बदल देना चाहिए सर। लेकिन ये किसी द्वेषवश या राजनीतिक रूप से सर नहीं होना चाहिए, राजनीतिक भावना से प्रेरित ना हो। मान लिया कि एक प्रस्ताव आता है कि गाजीपुर का नाम बदल दिया जाए, तो आप इसका समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे? एज ए अधिकारी नहीं, एज ए पब्लिक आपकी राय जानना चाहूँ। सर मुझे लगता है कि गाजीपुर तो अच्छा नाम है, राजा गधी के नाम पर रहा है, तो उसमें कुछ इस तरह का और कोई मांग भी नहीं है इस तरह से नाम बदलने की, तो कोई जरूरत नहीं। आशुतोष जी, आपने पीएचडी की हुई है और एकेडमिक्स में आपका इतना बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है, उसके बाद आप प्रशासनिक अधिकारी क्यों बनना चाहते हैं? सर जो प्रशासनिक अधिकारी का प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पे काम करने की जो विविधता है वो कहीं किसी भी पद से मुझे लगता है कि ज़्यादा होती है, और हम जो सोचते हैं उसका अपनी अपनी नीतियों का, अपनी सोच का जो क्रियान्वयन है वहाँ से हम अच्छे ढंग से कर सकते हैं और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकते हैं। तो इसलिए वो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर होकर भी कर सकते थे। सर असिस्टेंट प्रोफेसर होके भी किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे जो हमारी रीच होगी वो थोड़ा लिमिटेड होगी। आपके ऊपर सरकार ने अच्छे खासे रिसोर्सेज लगाए, आपको एक अच्छा खासा पीएचडी बनाने में सरकार के रिसोर्सेज लगे हुए, आप उन रिसोर्सेज का अपमान नहीं कर रहे हैं प्रशासन में जाके? सर मुझे लगता है कि जो मेरे ऊपर रिसोर्सेज खर्च किए गए हैं, तो मैं एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स हूँ, तो मैं अपने ज्ञान का जो उपयोग है वो जाके प्रशासन में भी अच्छे से निभा पाऊंगा। अपनी 3 कमजोरियां बताइए। सर मैं थोड़ा सा अपने हेल्थ को लेके कॉन्शियस नहीं हूँ, और कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा आलसी हूँ सर कुछ चीजों को लेकर। 3 कमजोरियां, 2 ही हुई। तीसरा सर अच्छा, अपनी कमजोरियों पर नियंत्रण करने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? सर सबसे पहली चीज तो मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि मैं 21 दिन का टारगेट लेके, जैसे मनोविज्ञान में कहा जाता है कि अगर हम किसी चीज को 21 दिन तक लगातार कर लें तो हम उसमें सुधार कर सकते हैं, तो मैं अपने स्वास्थ्य को लेके सुबह टहलने वाला कार्यक्रम सोच रहा हूँ, मतलब कर रहा हूँ आजकल, ताकि नियमित हो पाऊँ। और सर खाने में अपने पोषण युक्त आहार में वृद्धि कर रहा हूँ। ज्ञानव्यापी विवाद क्या है? सर ज्ञान व्यापी विवाद ये था कि वहाँ पे मुस्लिम धर्म द्वारा जो है वहाँ पे पूजा की जा रही थी, और कुछ लोगों द्वारा ये मांग की गई कि वहाँ अंदर जो है एक शिवलिंग है और उसकी जांच की जाए और अधिकार जो है वो पूजा स्थल के तौर पर हिंदुओं को दिया जाए। तो कोर्ट ने उसमें आदेश दिया था और अभी मामला न्यायालय के अंदर विचाराधीन है, तो अभी इस पे कुछ सर कहें। क्योंकि आप एक पुरातत्वविद हैं, तो आपको क्या लगता है कि वहां पे किसके पक्ष में मामला ज्यादा हो सकता है? सर मुझे लगता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी विशेषज्ञों को वहाँ भेजकर वहाँ पे क्या है पहले तो उस तथ्य का पता लगाना चाहिए कि सच में क्या है, और उनके विशेष आग्रह या उनके पर्यवेक्षण के बाद ही जो है कोई फैसला लिया जाना चाहिए। मतलब ये जो पूरा कार्यक्रम चल रहा है ज्ञानव्यापी में, वो किसी पूर्वाग्रह से प्रेरित तो नहीं है? सर न्यायालय में रीट थी और रीट के आदेश पे ये सारी चीजें चल। अच्छा, मान लीजिए कि आपको कहीं एसडीएम के तौर पर नियुक्ति मिलती है, वहां नियुक्ति मिलते ही आप पहला कार्य कौन सा करें? सर सबसे पहला कार्य मेरा ये होगा कि वहां के जितने कर्मचारी हैं, मैं भी उसमें शामिल होऊंगा, सभी लोग समय से कार्यालय आए और समय से वापस जाएं, क्योंकि जब तक समय से कार्यालय नहीं आएंगे तो अपने कार्यों को जो है नियमित रूप से नहीं कर पाएंगे। तो मैं सबको टाइमिंग से आने के लिए और टाइम से फिर जाने की बात करूँ। आपकी प्राथमिकताएं क्या क्या है इस पूरे सर्विस में? सर डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी, डीपीआरओ और सहायक नगर आयुक्त और बेसिक शिक्षा। अच्छा, बेसिक शिक्षा अधिकारी के तौर पर आप अपने शैक्षणिक अनुभव का प्रयोग कैसे करेंगे? सर मैं जो प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, सबसे पहले उन लोगों की एक मीटिंग लूंगा कि
बच्चों के साथ जो है वो पोलाइटली पेश आए और जो बच्चे कक्षा में कमजोर हैं उन पे विशेष ध्यान दिया जाए, उन्हें छोड़ा ना जाए, क्योंकि हमारा जो शिक्षा देने का मेन उद्देश्य है वो है कि आखिरी व्यक्ति तक शिक्षा को पहुंचाना। तो उसमें सुधार के लिए मैं उनको सबसे पहले प्रेरित करूंगा कि कोई भी बच्चा छूटे ना। जो बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में, उनके साथ साथ उन बच्चों को भी जो बच्चे कमजोर हैं उनको कुछ अतिरिक्त व्यवस्था करके जो है उनको भी सारे सामान्य बच्चों के हिसाब से करना चाहिए। आशुतोष जी, जो प्राथमिक विद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें एनरोलमेंट रेशियो दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है और विशेषकर जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके बच्चे तो वहां पढ़ नहीं रहे। क्या आप चाहते हैं या आप ऐसा सुनिश्चित करेंगे कि आपके अधीनस्थ या आप की संतान वहां पढ़ने के लिए जाए? बिल्कुल सर, ऐसे हमारे पास उदाहरण भी हैं। अभी हम देखना, मैं नाम उनका नहीं याद कर पा रहा हूँ, लेकिन एक आईएएस थी, महिला आईएएस थी, शायद तराई वाले क्षेत्र में, तो वो अपने बच्चे को वहां के प्राथमिक विद्यालय में ही भेज रही थी। तो उससे जो स्थानीय टीचर थे उनके ऊपर भी दबाव था कि एक तो एक अधिकारी का बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, तो और बच्चों की भी शिक्षा व्यवस्था का अच्छा लाभ जो है और बच्चों को भी मिल रहा था। तो मैं भी अपने बच्चे को जो है वहां भेज के और नियमित जो है देखूंगा कि नहीं किस तरह की शिक्षा प्रणाली वहाँ काम कर रही है। आपने पीएचडी कब सबमिट की? सर 2018। 2018 से 2023 तक 5 वर्षों में आप क्या कर रहे थे? सर अभी वर्तमान समय में मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के अदिति महाविद्यालय में एज ए गेस्ट टीचर पढ़ा रहा हूँ और एक कोचिंग में कंटेंट राइटिंग का काम कर। ठीक। अच्छा आशुतोष जी बताएं कि जैसे नेपोलियन का नाम आपने सुना होगा, जो कि आपके सिलेबस का ही पार्ट है, तो नेपोलियन को हम स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का विनाशक कहें या उसका सृजनकर्ता कहें? सर शुरू में तो नेपोलियन जो है वो आंदोलन के पक्ष में रहता है, स्वतंत्रता आंदोलन के पक्ष में रहता है फ्रांसीसी क्रांति के, लेकिन वो उन्हीं का लाभ लेकर और उसी का अंत में गला घोट देता है। और हम क्या कहेंगे आप, विनाशक इसका मतलब हुआ? नहीं सर, विनाशक भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उसने जो है स्वतंत्रता का सर गला घोटा था। नेपोलियन को महान क्यों कहें फिर? सर नेपोलियन के कुछ मूलभूत सुधार थे जिसकी वजह से हम उसको महान कह सकते हैं। जो उसकी सिविल प्रक्रिया संहिता थी वो आज भी हम देखते हैं कि फ्रांस के कानून में है और तब से लेकर आज तक वो कंटिन्यू कर रही है, और उसने बहुत सारे सुधार किए थे सिविल न्यायालय के लिए और परिवार न्यायालय के लिए। अच्छा, भारत में एक शासक है जो बहुत ही प्रभावित था नेपोलियन से, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान फ्रांस की क्रांति की किस अवधारणा को ज्यादा लाइक करता था? सॉरी सर, वी रिकॉल। अच्छा, जैसे भारत में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स निर्मित हुए, आप तो पुरातत्वविद हैं, जैसे ताजमहल की अगर बात करें तो ताजमहल को महान माने या कैलाशनाथ टेम्पल को महान माने? सर दोनों ही सांस्कृतिक धरोहर जो है महान है हमारे लिए, और समय विशेष के साथ दोनों का सर महत्व है कि एक जो है मुगल काल में जो हम देखते हैं कि सबसे अच्छा स्थापत्य माना जाता है और दुनिया के 7 आश्चर्यों में ताजमहल हमारा है, तो हमारे लिए वो भी महत्वपूर्ण है। और जो कैलाश मंदिर है वो भी हम देखते हैं कि रॉक कट आर्ट का दुनिया में सबसे बड़ा नमूना है, तो वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जो ताजमहल है उस पर भारतीय स्थापत्य का कौन सा प्रभाव आप महसूस करते हैं, जहां कोई उदाहरण आप देना चाहें? सर जो छतरियों का प्रयोग है और उल्टे कमल का जो प्रयोग है वो हम देखते हैं कि हिंदू स्थापत्य का जो नमूना है। सल्तनत काल में सबसे पहले किस स्थापत्य में, जैसे मान लो कि विजयनगर शासन की बात करते हैं, विजयनगर काल में भी क्या वह तो हिंदू राज्य था, क्या वहां पर उल्टे कमल की आकृति का प्रयोग होता था स्थापत्य? सर उल्टे कमल का तो मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उल्टी ओरी का प्रयोग सर वहां विजयनगर स्थापत्य में। ठीक है, चलिए हिस्ट्री तो आपका था, जरा करंट अफेयर्स पर मुझे लगता है कि आपकी अच्छी पकड़ होगी ही। जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट वो क्या बताना चाहता है? हिंडनबर्ग रिपोर्ट क्या बताना चाहता है? सर हिंडनबर्ग रिपोर्ट ये बताना चाहती है कि जो अदानी समूह का शेयर है, अदानी समूह ने शेयरों को मैनिपुलेट करके उससे बहुत सारा पैसा उठाया है। और जो शेयर का मैनिपुलेशन कैसे होता है? सर शेयर का मैनिपुलेशन, शेयर बाजार तो लिस्टिंग हुआ, शेयर बाजार में अपने शेयर को लिस्ट किया, फिर मैनिपुलेट आप कैसे करेंगे? सर अभी मैं श्योर नहीं हूँ, मैं प्रयास कर सकता हूँ। अच्छा हाँ बिल्कुल प्रयास करिए। सर मुझे लगता है कि अपने जो शेयर के मूल्य होते हैं पहले वो हम जो है सस्ते दामों में मार्केट में देते हैं और ओवर परचेज करवाते हैं उसको, और जब सर कोई। अच्छा, अभी एक टर्म चर्चा में रहा है जो कि करंट अफेयर से आप जुड़े हुए, सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ये क्या है? सॉरी सर अभी मैंने इस पे कुछ देखा नहीं, देख पाऊंगा सर। कोई बात नहीं। अच्छा एक चीज और बताइए, जैसे कि अभी रूस से हम लोगों ने तेल को आयात किया और सभी देशों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की, लेकिन अब माना जा रहा है कि
तेल वह गले की फांस बन गई है, रूस के का जो तेल हम आयात करते हैं वह भारत के लिए ही गले की फांस बन गई है। ये क्या चाहिए? क्या इसका इफेक्ट आप भारतीय अर्थव्यवस्था पर देख रहे हैं, जो सस्ता तेल आ रहा है? सर मुझे लगता है कि जो हम मिडिल ईस्ट से तेल का आयात कर रहे थे वो तुलनात्मक रूप से सस्ता इसलिए रहा होगा क्योंकि जो परिवहन का क्षेत्र है वो छोटा हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि ये दूरी जो है हमारी मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट की वो कम है, और जो रूस से तेल आ रहे हैं तो उनके परिवहन में कुछ हमें ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। आपकी हॉबी क्या है? सर फिल्में देखना और पर्यटन से। हाल में कौन सी फिल्म आपने देखी? हाल में सर मैंने द कश्मीर फाइल देखी थी। उसके बाद नहीं देखी। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आपने फिल्म देखा है कभी कोई? सर अभी ओटीटी पे नहीं देखी सर। कब देखा है सर मैंने ओटीटी पे। कौन सी देखी? ओटीटी पे सर मैंने एक वेब सीरीज थी सर, क्रिमिनल जस्टिस, वो देखी थी सर। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म जो होती है और सामान्य जो सिनेमा घरों में फिल्म होती है, दोनों में क्या अंतर? सर जो अभी तक ओटीटी था वो रेगुलेटेड नहीं था, तो वहां पे एज इट इज जो है चीजें ये लोग ज्यादा मतलब फ्री थे दिखाने के लिए, और जो सिनेमा घरों में सर फिल्में आती हैं वो सेंसर बोर्ड के स्वीकृति के बाद जो है प्रसारित हो पाती है। क्या आपको नहीं लगता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म इसलिए ज्यादा लोकप्रिय है क्योंकि वो रियलिस्टिक ज्यादा है, और सिनेमा घरों में फिल्म जो होता है वो रियलिस्टिक नहीं है? क्या इतना रियलिस्टिक भारतीय समाज के लिए अच्छा है? सर मुझे लगता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी रेगुलेट करने की जरूरत है, जो कि अभी सरकार प्रयास कर रही है उसके रेगुलेशन का, या शायद एक बिल भी आ चुका है उस पर। तो कुछ ऐसी चीजें ना हो जिससे समाज में विकृति फैले या समाज हमारा विकृत हो। कई बार गाली गलौज भी होती है, जैसे हमारे एक अभिनेता रहे पंकज त्रिपाठी जी, उन्होंने ये कहा कि नहीं हम आगे से किसी भी फिल्म में जो है वो गाली को यूज नहीं करेंगे, तो ये एक अच्छा कदम हो सकता है, इसलिए रेगुलेशन थोड़ा होना चाहिए वहां पर। चलिए ठीक है आशुतोष जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ग्रेजुएशन नहीं कमिंग सर। आइए अब खत्म हो गया। आशुतोष जी आपका तो बेहतरीन है, कोई दिक्कत तो नहीं लगी मुझे। थोड़ा सा जो करंट अफेयर्स वाला है उसको देख लीजिएगा। जैसे थोड़ी रूस में तेल आयात की समस्या क्यों हो रही है पता है? इसलिए नहीं हो रही कि यहाँ से नजदीक, जी बल्कि हो क्या रहा है कि हमने ओवर परचेजिंग कर लिया है। जो रूस की स्थिति है वहां पर हम निर्यात नहीं कर पा रहे, और जो हम रूस से तेल का आयात बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि ओवर मतलब परचेजिंग हो गया, तो हमारा व्यापार घाटा काफी बढ़ गया है, जिसका कि कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वो तेल लग करके भी हम क्या करेंगे? तेल की कीमत आप देख रहे हैं लगातार बाजार में गिर रही है, क्योंकि जिस प्रकार से ईवी व्हीकल हमारे हावी हो रहे हैं, तो तेल का डिमांड रहेगा नहीं। आगे 10 वर्ष के अंदर तेल का डिमांड बहुत घटेगा, और भारत चूंकि रूस को खुश करने के चक्कर में या यूरोप पर दबाव बनाने के लिए वो ओवर परचेज कर रहा है, वो एक भारत के गले की फांस बन गई। जो आप देखते हैं कि फ्रांस वाला, मैंने पूछा कि टीपू सुल्तान क्यों उससे प्रभावित था, आपको याद होगा कि जैकोबियन क्लब का वो सदस्य स्थापना और वृक्ष जो लगाया है। हाँ, वृक्ष लगाया। लेकिन टीपू सुल्तान तो एक राजशाही तंत्र वाला था, लेकिन फिर भी वो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को स्थापित करना चाहता था। हाल के दिनों में टीपू सुल्तान पर थोड़ा सा विवाद रहा, तो उसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। पता नहीं क्या पूछेगा नहीं पूछेगा। सोशल स्टॉक एक्सचेंज अभी 1-2 दिनों में ही इसको मंजूरी दी गई है कि एनएससी के प्लेटफॉर्म पर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर इसको स्थापित किया जाना है। ऐसे इसकी घोषणा सबसे पहले 2019 के बजट में की गई थी, और ऐसा स्टॉक एक्सचेंज होगा जहां की जो सोशल सेक्टर के लिए काम करने वाली कंपनियां हैं उनको फंड जुटाने में इससे मदद मिल सके। जैसा कि नाम भी सोशल स्टॉक एक्सचेंज का मतलब है, ये एनएससी पर किया गया है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर इसलिए किया गया है ताकि वहां से सीधे सीधे ला सके। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इतिहास तो आपका सब्जेक्ट है, उसमें भी कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं है। कैलाशनाथ टेम्पल वाला ठीक था, कहीं कोई मुझे एज सच कोई दिक्कत नहीं, ना तो आपके पर्सनैलिटी में दिक्कत लगी, ना आपके उत्तर में मुझे कोई परेशानी लगी। कुछ क्वेश्चन और भी आते, जैसे कि इकोनॉमी की ही बात हो रही थी, तो सामान्यतः अभी जैसे यूपीआई वाला एक मामला रहा है, यूपीआई एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म बनकर के उभरने वाला है, 13 और लगभग साथ भी तो 5th पोजीशन पर हम आ चुके हैं। मतलब पूरे रूपे इसको आप वीजा मास्टर कार्ड वगैरह को पीछे छोड़ने की स्थिति में आ गए, तो यूपीआई वाले पर आ सकता है। क्योंकि अभी जो आरबीआई का रिपोर्ट आज के पेपर में आप देखेंगे, वहां पर बता रहे हैं कि यूपीआई में फ्रॉड भी बहुत अधिक तेजी से बढ़ रहा है, जैसे लिंक के थ्रू निकल जाना, तो वो सब भी थोड़ा देखेंगे। एफडीआई वगैरह पर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हो सकता है कि वहां से भी आए। प्लीज देखिए आशुतोष जी, आपका सब कुछ ठीक है। 3 बातें कहना चाहूँगा। पहला कि बस जैसे अभी आप हैं उसको मेंटेन कीजिए, सिर्फ उसको मेंटेन कीजिए, कोई समस्या नहीं, ओवरऑल गोल्ड है सब कुछ। करंट अफेयर्स देख लीजिए, और यूपी में भी थोड़ा सा कभी कभी बात पूछा रहा पोस्ट डिफेंस, जो पोस्ट है ना उसका फंक्शन, काम,
और काम ऐसा नहीं, टेक्निकल काम, 3-4 एकदम ठोस काम कि शहर नगर आयुक्त है तो ये काम करता है, पॉइंट वाइज हाँ, 4-5 उसका- सबके नोट। हाँ उसका काम ये है, एसटीएम है तो ये काम करता है, ठीक है, डीवाईएसपी ये काम करता है, और यूपी का स्कीम, स्कीम किसका किसका, वर्कर्स के लिए, महिलाओं के लिए, या कुछ शिक्षा के लिए, तो बस इतना कर लीजिए, ठीक है। आशुतोष जी, पहली बात तो बहुत स्पष्ट रहा आपका इंटरव्यू, बहुत ही स्पष्ट। आपके तथ्यों की जानकारी बहुत अच्छी है, आपके उत्तर बहुत अच्छे हैं, और सबसे सकारात्मक बात जो आपके इंटरव्यू में रही वो ये रही कि जब आप कोई बात बताना चाह रहे हो या मान लीजिए कोई उत्तर आपको नहीं आ रहा हो तो आप पहले ये पूछते हैं कि क्या मैं इस पर प्रयास करूं। ये बहुत ही सकारात्मक बात है। दूसरी चीज ये है कि आप में एक ये शक्ति है कि आप इंटरव्यू को बहुत लंबा खींच सकते हैं। आप में ये गुण है कि आप अपनी बातों से अपने इंटरव्यू को एक दिशा दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास जानकारी है तो वो इंटरव्यू बढ़ता जाएगा। तो आपको इतनी जानकारी इस तरीके की है कि आप उसको किस दिशा में लीड करें, तो ये आप ध्यान रखें कि आप किस तरफ ले जाएंगे। दूसरी चीज है कि मैंने जो नोटिस की, ओवरऑल तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। आपका हैंड मूवमेंट हल्का हल्का ऐसा लग रहा था कि अभी हाथ उठा देंगे और समझा देंगे, हाथ उठा के कुछ समझाने वाले। टीचर हैं तो थोड़ा सा तो थोड़ा सा हैंड मूवमेंट पे कंट्रोल करें, बाकी बहुत अच्छा रहा। आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, आप एसडीएम बन रहे हैं। आपका इंटरव्यू कब है? सर 3 मार्च 3 मार्च को, मतलब समय है, समय एक है हफ्ते का। हाँ अच्छा, कर लीजिएगा आप, अब अच्छा कीजिएगा। थैंक यू सर। तो मंगल पांडे वाला तो आपके डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। जी सर, अब बलिया में आ गए सर, अब बलिया में आ गया, जी। लेकिन गाजीपुर से ही उनको हाँ, उस relate समय किया सर जाता है। गाजीपुर। तो मंगल पांडे को तो सबसे पहले आप रखते चित्तू पांडे से क्यों? हाँ, लेकिन चलिए, सर बहुत थोड़ा सा बढ़िया। पॉपुलर कल्चर में चित्तू पांडे हम लोग को हमेशा याद है, शेरे बलिया। वो तो है, लेकिन आप हाँ। पॉपुलर थोड़े नहीं, आप प्रशासनिक अधिकारी है भाई, आपको सब कुछ देखना पड़ेगा, सबको ख्याल रखना पड़ेगा। और मंगल पांडे ने ही अलग जगाई थी, जी। तो चित्तू पांडे तक आ पाए आप। जी। नहीं तो मंगल पांडे ने अगर आवाज ही नहीं उठाई होती तो अब तक लोग कारतूस सर मैं चर्बी वाला इसीलिए प्रयोग कॉल करते। नहीं कर पाया कि मेरा ध्यान अभी भी बलिया वाले ही कंसेप्ट में हाँ। था। वो नहीं, कोई नहीं, तो ये ठीक। सब कुछ बढ़िया रहा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अदिति महाविद्यालय में है ना, सर तो यहाँ पढ़ा उस साल- गेस्ट में थे, हाँ, अभी गेस्ट तो- हाँ। छोड़ दिए अभी। हाँ छोड़। तो वो सोचता है, पूछ सकता है कि आप मतलब कॉलेज में जब हैं ही तो फिर सिविल सेवा में क्यों, इसका अच्छा से